नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897423864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyfor। आज के इस वीडियो में हम ज्योग्राफी के क्लाइमेटोलॉजी का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम जानेंगे कि वॉकर सेल क्या होता है, एल नीनो क्या होता है, एनसो क्या होता है। तो चलिए क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ वॉकर सेल एंड एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन, हाउ एल नीनो इम्पैक्ट्स द इंडियन मानसून। वॉकर सेल और एल नीनो दक्षिणी दोलन के गठन की व्याख्या कीजिए। एल नीनो भारतीय मानसून को कैसे प्रभावित करता है। पहले हम वॉकर सेल की डेफिनेशन देंगे। हम बताएंगे कि वॉकर सेल एक कन्वेक्शन सेल होता है, एयर सर्कुलेशन का यानी वायु परिसंचरण की एक संवहनी कोशिका होती है वॉकर सेल, विच इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। यानी कि भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर के ऊपर पूर्व से पश्चिम दिशा की तरफ जो एक ग्रेडियंट बनता है प्रेशर की वजह से, उसे वॉकर सेल कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको डायग्राम से समझाती हूँ। यहाँ आपका हम आंसर की शुरुआत करेंगे वॉकर सेल की डेफिनेशन देते हुए। हम बताएंगे कि वॉकर सेल इज अ कन्वेक्टिव सेल ऑफ एयर सर्कुलेशन। वायु परिसंचरण की एक संवहनी कोशिका होती है वॉकर सेल, विच इज कॉज्ड बाय द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन। इक्वेटर के पास का जो पैसिफिक ओशन होता है यानी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर होता है, उसके ऊपर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जो दबाव का ढाल बनता है, उस कारण से वॉकर सेल बनती है। और वॉकर सेल is generally result of high pressure system over the eastern Pacific Ocean and low pressure system over the Indonesian region यानी कि western Pacific Ocean. After 2 or 3 years, this normal gradient condition from east to west direction is reversed and that year southern oscillation takes place. अब मैं आपको इजली समझाती हूँ क्या होता है। आपका ये समझ लीजिए, ये पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर इंडिया ऑस्ट्रेलिया का रीजन है, यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका है। अब होता क्या है वॉकर सेल में, साउथ अमेरिका का जो पेरू के साइड वाला कोस्ट है, यहाँ पर आपको मिलता है कोल्ड करंट। यहाँ अपवेलिंग ऑफ वाटर होती है, नीचे से ठंडा पानी सतह के ऊपर आता है, इस वजह से यहाँ पर कोल्ड करंट होता है। तो यहाँ पर हाई प्रेशर सिस्टम होता है और ये कोल्ड वाटर जो सरफेस का हॉट वाटर होता है, ये नीचे से कोल्ड वाटर ऊपर आने की वजह से इधर की तरफ मूव करने लगता है वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास आके जमा हो जाता है। अब इस वजह से ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। लो प्रेशर की वजह से यहाँ की जो एयर सरफेस की ऊपर उठेगी नीचे से मॉइस्चर लेकर के, तो यहाँ कंडेंसेशन होगा और ट्रोपोपॉज तक जाने के बाद तो यहाँ हैवी रेनफॉल होगा और फिर जो ये एयर ऊपर उठी है ये वापस चली आएगी पेरुवियन कोस्ट की तरफ अपर एटमॉस्फेयर में। तो ये एक पूरा साइकिल क्रिएट हो जाएगा, एक पूरा सेल बन जाएगा, इसी को वॉकर सेल कहा जाता है। और जब कुछ 2-3 साल के बाद ये कंडीशन जब रिवर्स हो जाती है, 2 से 7 साल के पीरियड में एक्चुअली ये कंडीशन रिवर्स होती है, तो इससे फिर सदर्न ऑस्किलेशन कहा जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपका जो ये पेरू के साइड वाला कोस्ट है, यहाँ पर कोल्ड करंट, पेरू कोस्ट पे यहाँ पे कोल्ड करंट रिप्लेस हो जाता है वार्म करंट से। तो यहाँ पे रिजल्ट होता है कि यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर रीजन और ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास बन जाता है हाई प्रेशर रीजन। तो बारिश यहाँ पर होती है पेरुवियन कोस्ट के पास, यहाँ पर रेनफॉल होगा और इस पेरुवियन कोस्ट के पास आपको कैटास्ट्रॉफिक फ्लड्स देखने को मिलेंगे और ऑस्ट्रेलिया के साइड आपको ड्रॉट और या फिर सूखे की कंडीशन देखने को मिलेगी। तो इसे आप इन जनरल आप इसी को बोलते हैं सदर्न एस्केलेशन की एक कंडीशन हो जाती है, इसी को एल नीनो बोला जाता है।
तो अब चलिए आगे आंसर की ओर बढ़ते हैं। हमने एक्सप्लेनेशन देख लिया, तो वही हम बताएंगे कि सदर्न ऑस्किलेशन यानी दक्षिणी दोलन उष्णकटिबंधीय इंडो पैसिफिक रीजन में वायुमंडलीय दबाव का एक सुसंगत अंतर्वार्षिक उतार चढ़ाव है, यानी इट इज अ करंट इंटर एनुअल फ्लक्चुएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओवर द ट्रॉपिकल इंडो पैसिफिक रीजन. Walker circulation and southern oscillation are driven by sea surface pressure gradient from equatorial eastern Pacific Ocean to equatorial western Pacific Ocean. देखिए वॉकर सर्कुलेशन एंड सदर्न ऑस्किलेशन का कारण यही होता है कि जो इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन है, ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन की ओर जो प्रेशर ग्रेडियंट चेंज होता रहता है, प्रेशर कभी ईस्ट साइड में ज़्यादा है, कभी वेस्ट साइड में ज़्यादा है, तो इसी वजह से ये दोनों फिनोमेना ऑकर होते हैं. फिर नॉर्मल ईयर की कंडीशन जैसे हमने डिस्कस किया, नॉर्मल ईयर्स में क्या होता है जिस साल आपका एल नीनो नहीं होता है, कि लो प्रेशर होता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन रीजन में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ, और ड्यू टू अपवेलिंग ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर ओवर द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी पेरुवियन कोस्ट की तरफ अपवेलिंग ऑफ वाटर और हाई प्रेशर के कारण पेरुवियन कोस्ट में इधर यहाँ पर हाई प्रेशर हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया की साइड आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और एज अ रिजल्ट द ट्रेड विंड्स ओवर द पैसिफिक ओशन मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. एंड अपर एयर सर्कुलेशन में इसका ऑपोजिट होता है, एंड कन्वेक्शन सेल एक तरीके का एक संवहनी सेल पूरा हो जाता है. फिर ईयर ऑफ जो सदर्न ऑस्किलेशन होता है, जैसे हमने देखा कि कंडीशन रिवर्स हो जाती है, पेरू कोस्ट पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा पेरुवियन कोस्ट पे, और आपको ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे पेरुवियन कोस्ट पे आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा और ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलेगा. तो यही इसे एक्सप्लेन किया गया. तो दिस नॉर्मल कंडीशन इज रिवर्स्ड व्हेन द लो एयर प्रेशर ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के साइड का जो लो एयर प्रेशर होता है इज शिफ्टेड टू ईस्टर्न पैसिफिक साइड, वो पेरुवियन साइड पे शिफ्ट हो जाता है, और ट्रेड विंड्स वीक हो जाती हैं, जिससे क्या होता है जो वार्म वाटर आया होता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ये वापस से चला जाता है पेरू की तरफ, and the warm sea water to Eastern Pacific Ocean returns, facilitating return of warm sea water to Eastern Pacific, and a low pressure system is formed over the South American coast. नॉर्मली उसे पेरुवियन कोस्ट बोला जाता है, पर ये पूरा फिनोमेना आपको जो आपका साउथ अमेरिका है उसके वेस्टर्न कोस्ट यानी ईस्टर्न पैसिफिक ओशन पे पूरे कोस्ट के लगभग ही देखने को मिलता है. एट दिस टाइम अपवेलिंग ऑफ सी वाटर इज स्टॉप्ड एंड वार्म एयर राइजेस अप कॉजिंग इनस्टेबिलिटी इन द एटमॉस्फेयर एंड रेनफॉल टेक्स प्लेस, यानी कि पेरुवियन कोस्ट पे काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स देखने को मिलती है और काफ़ी डिजास्टर हो जाता है वहाँ पे, एंड दिस रिवर्स कंडीशन इज कॉल्ड एल नीनो. इस फेनोमेना को आप एल नीनो कहते हैं. और फिर देखेंगे हम द अपवेलिंग एयर इन द ईस्ट पैसिफिक डिसेंड्स इन द वेस्ट पैसिफिक रिजल्टिंग इन हायर प्रेशर. अब जो कंडीशन यहाँ पे वॉकर सेल कंप्लीट कर रही थी, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया में हाई प्रेशर था और पेरुवियन कोस्ट पे जब आपका हाई प्रेशर था और ऑस्ट्रेलिया पे लो प्रेशर था, तो यहाँ से अपर एटमॉस्फेयर में एयर यहाँ पे डिसेंड कर रही थी पेरू की तरफ. अब जब कंडीशन रिवर्स हो जाएंगी तो एयर डिसेंड करेगी आपकी ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास, तो यहाँ पे आपको ड्रॉट की कंडीशन देखने को मिलेगी और एक कन्वेक्टिव सेल फिर से पूरी हो जाएगी. तो इसी को एंसो इवेंट कहा जाता है. इसे एल नीनो सदर्न ऑस्किलेशन या एंसो इवेंट कहा जाता है जब ये कन्वेक्शन सेल कंप्लीट होता है. फिर ये डायग्राम के थ्रू समझाया गया. नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया के कोस्ट के पास आपका लो प्रेशर है और साउथ अमेरिका के कोस्ट के पास आपका हाई प्रेशर है. ये सरफेस पे फ्लो हो रहा है वाटर आपका ईस्ट से वेस्ट की तरफ, और अपर एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, हाई एल्टीट्यूड में आपका फ्लो हो रहा है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और यहाँ पे एयर डिसेंड कर रही है. और सदर्न ऑस्किलेशन या किस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपका ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हाई प्रेशर हो गया है, साउथ अमेरिका के कोस्ट पे आपका लो प्रेशर हो गया है, सरफेस फ्लो आपका हो गया है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, और अपर एटमॉस्फेयर में हो गया है आपका सर्कुलेशन ईस्ट से वेस्ट की तरफ. ये हमने समझा पूरा. अब हम पूरा हमने समझ लिया ये एल नीनो क्या होता है, सदर्न ऑस्किलेशन क्या होता है. अब इसका इम्पैक्ट इंडिया के मॉनसून पर क्या पड़ता है, अब हम ये देखेंगे. जब हम इंडियन मॉनसून पढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, ये आप हमारा इंडिया है, यहाँ पे इंडियन ओशन में मेडागास्कर है. जब मेडागास्कर के पास आपका हाई प्रेशर बनता है और इंडिया में लो प्रेशर बनता है, जब ITCZ ऊपर शिफ्ट हो जाता है,
तो मेडागास्कर से हवाएं इधर की तरफ जाती हैं और हमारा मॉनसून स्ट्रांग होता है। और जब के नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है, लेकिन जिस साल एल नीनो का इवेंट होता है तब दो जगह लो प्रेशर क्रिएटेड रहता है। एक तो आपका लो प्रेशर रहता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, दूसरा आपका लो प्रेशर क्रिएट रहता है पैसिफिक ओशन की तरफ। और पैसिफिक ओशन वाला लो प्रेशर मेडागास्कर की तरफ की हाई प्रेशर मेडागास्कर में है, तो अब यहाँ का हाई प्रेशर दो जगह एयर यहाँ की स्नैच अवे होगी। अब तो यहाँ से हवा फिर पैसिफिक ओशन की तरफ जाने लगेगी जहाँ लो प्रेशर है, और इंडियन मानसून उस साल वीक देखने को मिलेगा। जब हम इंडियन मानसून देखेंगे तो हम इस पूरे मेडागास्कर और ITCZ वाले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए मैंने शॉर्ट में बता दिया कि दो जगह आपको लो प्रेशर देखने को मिलेगा। एक लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, एक लो प्रेशर आपको देखने को मिलेगा पैसिफिक ओशन पे। और जब मेडागास्कर का हाई प्रेशर है, यहाँ से एयर हमेशा हाई प्रेशर से जैसे लो प्रेशर की तरफ जाती है, तो अब यहाँ से जब हवा दो जगह बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे कम हो जाएगी। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मानसून उस साल वीक होगा। आगे समझेंगे, हम बताएंगे इंडियन मानसून पे एल नीनो का इम्पैक्ट क्या होता है। जैसे हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट इसका, अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। तो द स्ट्रॉन्गेस्ट एल नीनो कंडीशन विल बी द वीकेस्ट इंडियन मानसून। जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एल नीनो की कंडीशन होगी उतना ज़्यादा वीक इंडियन मानसून होगा। एल नीनो एंड इंडियन मानसून हैव इनवर्स रिलेशन, जैसे कि जितनी ज़्यादा एल नीनो स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही कम हमारा इंडियन मानसून होगा। तो ये इनवर्स रिलेशन है दोनों में। एल नीनो हैव बीन प्रूव टू बी द ड्राइएस्ट ईयर फॉर इंडिया। और जितनी भी बड़ी बड़ी ड्रॉट्स इंडिया में आई हैं, जितना सूखा पड़ा है, वो सब एल नीनो के ईयर्स में ही पड़ा है। ज़्यादातर ऐसे ही देखा गया, पर ये ज़रूरी नहीं होता जिस साल एल नीनो हो उस साल इंडिया में सूखा पड़े ही, क्योंकि 1997-98 में जो एल नीनो का इवेंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग इवेंट था, लेकिन उस साल भारत में देखने को नहीं मिला था सूखा। क्योंकि इस वजह से नहीं देखने को मिला था क्योंकि उस टाइम इंडियन ओशन डाइपोल जो था वो पॉजिटिव था। तो अब हम इंडियन ओशन डाइपोल के कॉन्सेप्ट को भी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बस ये पॉइंट हमने मेंशन कर दिया इम्पैक्ट में कि इंडियन ओशन डाइपोल की वजह से 1997-98 के ड्रॉथ में हमको 1997-98 के एल नीनो इवेंट के दौरान इंडिया में उतना सेवियर ड्रॉथ देखने को नहीं मिला था, और उस टाइम इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव था। फिर हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे, उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज स्टार्ट हैं UPPSC 2022 के प्री और मेंस के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हैं इन पेड ग्रुप्स के बारे में। यहाँ पे आपको फुल स्टडी मटेरियल के साथ साथ आपको 1-to-1 गाइडेंस दी जाएगी, साथ साथ आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा। अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं अगर आप, तो ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो अब लास्ट पार्ट पे हम आते हैं और अपना लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। हम बताएं कि एल नीनो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है क्रॉप्स के प्रोडक्शन को। जब सूखा पड़ेगा तो ऑब्वियसली क्रॉप के प्रोडक्शन को वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा ही। प्रोडक्शन ऑफ समर क्रॉप्स, क्योंकि ये समर फिनोमिना है एल नीनो, तो ये समर क्रॉप जो होती हैं राइस, शुगर केन, कॉटन, ऑयल सीड्स, ये काफ़ी कम हो जाता है उस साल इनका प्रोडक्शन एल नीनो के ईयर में। तो इसी के साथ हमने अपने आंसर को पूरा किया। पर आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि समर क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, रावी, खरीफ और जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, तीनों को मेंशन करिएगा कमेंट में। इसी के साथ हम अपने आंसर को पूरा करते हैं और आगे आने वाले वीडियोज़ में हम और कॉन्सेप्ट ज्योग्राफी के डिस्कस करते रहेंगे। तो बने रहिएगा चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।